हाँ बच्चों, आज मैं आप लोगों को वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र कैसे पैदा होता है। बच्चों, वैद्युत क्षेत्र किसी चार्ज से पैदा होता है, आवेश से। जैसे मान लीजिए कोई चार्ज है Q, ये Q चार्ज है, तो इस चार्ज के आसपास अगर हम कोई अन्य चार्ज रख दें, मान लीजिए Q0, इस चार्ज के पास दूसरा चार्ज Q0 रख दिया, तो ये चार्ज Q0 पर फोर्स लगाएगा, एक बल लगाएगा। उस बल का डायरेक्शन किधर होगा, ये डिपेंड करता है कि दोनों चार्जेस की प्रकृति कैसी है। अगर दोनों चार्जों की प्रकृति समान है तो ये इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, चार्ज Q0 पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। अब बात ये उठती है कि ये दूसरा चार्ज इससे कितनी दूरी पर रख दिया जाए कि जहां तक कि पहला वाला चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाए, बल लगाए। मान लीजिए चार्ज Q0 को हम यहाँ रख दिए, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिए, तब भी फोर्स लगा रहा है। अब जैसे जैसे दूरी इसकी बढ़ती जा रही है पहले चार्ज से, चार्ज Q0 पर लगने वाले बल का मान घटता जाएगा कूलाम के नियम के अनुसार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, फोर्स जो होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपात माने उल्टे अनुपात में होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या चीज, किसी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह रीजन जहां तक कि अन्य आवेश, अन्य चार्ज वैद्युत बल का अनुभव करता है। जहां तक कि दूसरा चार्ज वैद्युत बल का अनुभव करेगा वहां तक इसका क्षेत्र है, पहले वाले चार्ज का वैद्युत क्षेत्र है। माने जहां तक कि दूसरा चार्ज वैद्युत बल का अनुभव एक्सपीरियंस करता रहेगा। जैसे जब ये चार्ज Q यहां से यहां अगर रख दें तो उस पर फोर्स ज्यादा लगेगा क्योंकि दूरी कम हो गई है। और जैसे जैसे चार्ज Q0 की पहले वाले चार्ज से दूरी बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते बढ़ाते ज्यादा दूर कर दिया, तो वैसे वैसे बल का मान घटता चला जाएगा और जहां पर बल समाप्त हो जाएगा वहां तक इसका वैद्युत क्षेत्र हुआ। अब उसके पार, उस क्षेत्र के पार वाले स्थान को या पार वाले बिंदु को अनंत कहेंगे। इस चार्ज के लिए वो अनंत पॉइंट हो गया, इन्फिनिटी, अनंत दूरी हो गई। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, किसी चार्ज के चारों ओर का वह एरिया, वह क्षेत्र जहां तक कि अन्य चार्ज आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब वैद्युत क्षेत्र को कैसे प्रदर्शित करते हैं, जैसे कागज पर प्रदर्शित करना हुआ, तो वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करेंगे, वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, इन्हीं को वैद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं। देखो बच्चों, वैद्युत बल रेखाएं, जैसे मान लीजिए कोई आवेश Q है, ये प्लस Q है, धनात्मक आवेश है। एक छोटा सा परीक्षण आवेश होता है, धन परीक्षण आवेश, जिससे हम पता लगाते हैं किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र है कि नहीं है। उस धन परीक्षण आवेश को प्लस Q0 कहते हैं, Q0। न्यूनतम संभव धनात्मक आवेश प्लस Q0 है। ये प्लस Q0, इसको धनात्मक परीक्षण आवेश कहते हैं। तो किसी आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में, जैसे ये आवेश हो गया तो इसके चारों ओर का वह एरिया जहां तक कि अनदर आवेश वैद्युत बल का अनुभव करेगा, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहा जाएगा। अब इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचने के लिए इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र के किसी पॉइंट पर धन परीक्षण आवेश Q0 मान लिया, यहां रखा हमने। पहला आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाएगा, इस बल के कारण ये जिस रास्ते पर जाएगा, ऐसे इस परीक्षण आवेश को यहां रख दीजिए Q0 को, तो ये इस बल के कारण, प्रतिकर्षण बल के कारण ऐसे इधर जाएगा। पहली केस में जब यहाँ रखा था तो ये इधर गया, जब यहाँ रखा तो इधर गया। अब धन परीक्षण आवेश को जब यहाँ रख देंगे Q0 को, इसके कारण इसको ऐसे बाहर की ओर इस पर बल लगेगा। इसी प्रकार जब यहाँ रखेंगे Q0 तो इस आवेश के कारण ऐसे ये त्रिज्यतः बाहर की ओर जाता है। कब? जबकि पहला वाला आवेश धनात्मक था। अब अगर पहला वाला आवेश ऋणात्मक हो जाए, माइनस Q, ये माइनस Q आवेश है, तो इसके भी चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होगा। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर होंगी? जब हम धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 यहाँ रख दिए तो ये अब कूलाम के नियमानुसार इस पर ये आकर्षण बल लगाएगा, तो इस आकर्षण बल के कारण ये इधर आएगा। जब प्लस Q0 को यहाँ रख देंगे तो ये इधर जाएगा, जब यहाँ रखेंगे तो इधर जाएगा। कहने का मतलब ये कि अगर पहला वाला आवेश धनात्मक है, उसके कारण वैद्युत बल रेखाएं त्रिज्यतः बाहर की ओर होंगी, और जब पहला वाला आवेश निगेटिव है तो उसके कारण वैद्युत बल रेखाएं त्रिज्यतः होंगी लेकिन अंदर की ओर होंगी। तो आपने देखा कि धन परीक्षण आवेश जिस रास्ते पर चल रहा है उसी लाइन को क्या कहेंगे? लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? किसी आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में रखा गया धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग पर चलता है उसी मार्ग को क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र रेखा। इसको और दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं। वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक और निष्कोण वक्र हैं जिस पर कि एकांक व स्वतंत्र, इसको धन परीक्षण आवेश को एकांक धन परीक्षण आवेश गति करेगा जिस मार्ग पर, वही मार्ग वैद्युत बल रेखा कहलाता है। मान लीजिए दो आवेश हो गए, कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें दो आवेश हो गए, धन आवेश और ऋण आवेश दोनों, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, दोनों चार्जेस किसी स्थान पर अगर हैं तो उसके कारण वैद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी? देखिए प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, प्लस Q और माइनस Q।
अब धन परीक्षण आवेश जब हम यहाँ रखेंगे तो इसके कारण इधर बल लगेगा और इसके कारण इधर बल लगेगा इस धन परीक्षण आवेश पर Q0। तो दोनों का परिणामी, दोनों बलों का रिजल्टेंट जिधर जाएगा उस मार्ग पर वो परीक्षण आवेश ऐसे जाएगा, ऐसे और ऐसे। तो कुल मिलाकर यहाँ से जब शुरू होगा तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे। तो इस प्रकार से ऐसे तमाम बल रेखाएं होंगी वैद्युत की, ऐसे ऐसे ऐसे, ये वैद्युत बल रेखाएं होंगी जो कि देख रहे हैं आप, धन आवेश से निकल गई हैं और ऋण आवेश पर जाकर के समाप्त हो जा रही हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, क्या प्रॉपर्टी है इनकी, उसको आप सुने। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। नंबर 1, वैद्युत बल रेखाओं की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ये पहला गुण है। जैसे मैंने बताया, ये धन आवेश है प्लस Q और ये माइनस Q। तो ये वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलेंगी और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाएंगी, ऐसे। ये वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकल रही हैं और देख रहे हैं ऋण आवेश पर जाकर के समाप्त हो जा रही हैं। तो बच्चों, चुंबकीय बल रेखाएं भी आप लोग पढ़े होंगे। चुंबकीय बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से होती हैं, उनको देखिए। मान लीजिए मैग्नेट है, ये N नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल से निकलती हैं और ऐसे जाकर के ऐसे साउथ पोल में ऐसे प्रवेश करती हैं और फिर जाकर चुंबक के अंदर अंदर फिर नॉर्थ पोल पर पहुंच जाती हैं। ये चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे। इसी प्रकार इधर से जो लाइन जा रही है वो ऐसे जा गई है। तो चुंबकीय बल रेखाएं जहां से चलती थी वहां फिर पहुंच जाती थी, लेकिन वैद्युत बल रेखाएं आप देख रहे हैं कि प्लस चार्ज से निकल करके माइनस चार्ज पर समाप्त हो जा रही हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र है, ओपन कर्व, जैसे प्लस से चली और माइनस पर समाप्त हो गई। लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर बाहर से आकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करके पुनः उत्तरी ध्रुव पर पहुंच जाती हैं। अर्थात चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र होती हैं, लेकिन वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं होती है। ये दोनों में डिफरेंस है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है वैद्युत बल रेखाओं की? कि वैद्युत बल रेखाएं किसी चार्ज वस्तु से, किसी आवेशित वस्तु से उसके पृष्ठ के लंबवत, जैसे मान लीजिए कोई ये आवेशित वस्तु है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, धन आवेशित है। जब ये धन आवेशित है तो यहाँ से जो वैद्युत बल रेखा निकलेगी ऐसे, यहाँ जो निकल रही है वैसे, यहाँ से जो निकल रही है वैसे, इधर वाली ऐसे, यानी पृष्ठ के लंबवत वो निकलती है।
और ऋण आवेशित, ये मान लिया कोई वस्तु है, जो ऋण आवेशित वस्तु है उसके पृष्ठ पर लंबवत प्रवेश भी करेगी। ऐसे जहां कहीं भी मिल रही है आकर के वो लंबवत। तो वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं और लंबवत प्रवेश भी करती हैं। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। अगर हम कहें कि किसी आवेश के कारण कोई वैद्युत क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए ये आवेशित वस्तु है प्लस Q, तो इसके कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र है, किस डायरेक्शन में है, उसके लिए इसकी वैद्युत बल रेखा खींचेंगे और वैद्युत बल रेखा के इस पॉइंट पर टेंजेंशियल लाइन में वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। जैसे दोनों चार्ज का ग्रुप है, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, इस पॉइंट पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन को जानना चाहते हैं तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। ऐसे इस वक्र की स्पर्श रेखा ये लाइन हुई, तो इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर हुई है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर हम जानना चाहें तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र इधर है। ऐसे वैद्युत क्षेत्र को कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। अगली प्रॉपर्टी नंबर 4, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं हैं। अगर काट देंगी तो क्या हुआ? जब यहाँ पर दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी काटती हैं वैद्युत क्षेत्र में, तो काटने पर वहां पर दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी और दो स्पर्श रेखाएं दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जो कि संभव नहीं है। अतः वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5वीं, वैद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, माने लचकदार डोरी के समान व्यवहार करती हैं, जिससे सिद्ध होता है कि विपरीत आवेशों में अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल लगता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6वीं, दो वैद्युत बल रेखाएं, जैसे एक वैद्युत बल रेखा ये हुई, दूसरी वैद्युत बल रेखा ये हुई, तीसरी वैद्युत बल रेखा ये हुई। ये दो वैद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत ऐसे एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। इससे सिद्ध होता है कि समान चार्जेज में, सेम टाइप के चार्जेज जो होते हैं उनमें रिपल्सिव फोर्स यानी प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो ये बच्चों वैद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टी थी, वैद्युत बल रेखाओं के गुण थे। इसी में वैद्युत बल रेखाओं के गुण में आप एक बात और जानिए, जैसे न्यूट्रल पॉइंट जानना चाहिए। न्यूट्रल पॉइंट जानने के लिए दो चार्जेज के कारण अगर वैद्युत बल रेखाएं खींच रहे हैं आप, तो जहां पर कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा उस पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट कहेंगे, यानी उदासीन बिंदु। जैसे मान लीजिए प्लस Q चार्ज है, ये माइनस Q चार्ज है, तो इन दोनों चार्जेस के कारण आपको कहीं भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिल रहा है। न्यूट्रल पॉइंट वही मिलेगा जहां पर कि उदासीन हो जाएगी, माने चार्ज नहीं रहेगा, क्षेत्र नहीं रहेगा। अगर दोनों चार्जेस प्लस हैं, दोनों चार्जेस कैसे हैं? प्लस, पॉजिटिव है, तो इसके कारण जो वैद्युत बल रेखा निकलेगी ऐसे चली जाएगी, और इसके कारण जो वैद्युत बल रेखा निकली ऐसे चली गई, इसकी वैद्युत बल रेखा इधर चली गई और इसकी वैद्युत बल रेखा इधर चली गई। यहाँ पर कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं है। इस पॉइंट पर, बीच वाले पॉइंट P पर कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं है, तो पॉइंट P न्यूट्रल पॉइंट मिला, यानी उदासीन बिंदु मिला।
इसी प्रकार अगर दोनों चार्जेस निगेटिव रहेंगे तब भी यहाँ उदासीन बिंदु मिलेगा मध्य में। अब मान लीजिए एक चार्ज अगर बड़ा है दूसरा चार्ज छोटा है और दोनों की प्रकृति समान है, तब दोनों चार्जेस को मिलाने वाली रेखा पर उदासीन बिंदु मिलेगा, लेकिन ठीक बीच में नहीं मिलेगा। जो चार्ज बड़ा है उससे ज्यादा दूरी पर मिलेगा, जो चार्ज छोटा है उससे कम दूरी पर मिलेगा उदासीन बिंदु। तो ये थे वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। अब बच्चों आप लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानेंगे कि किसी भी प्लेस पर, किसी भी स्थान पर, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता है कितनी, वैद्युत क्षेत्र की कितनी प्रबलता है उसका पता लगाएंगे। कैसे पता लगाएंगे उसको देखिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता intensity of an electric field intensity of an electric field वैद्युत क्षेत्र की क्या प्रबलता है। मान लो ये कोई चार्ज है प्लस क्यू, तो आप लोगों ने अभी जाना कि किसी आवेश के कारण उसके चारों ओर उसका क्षेत्र होगा जिसे वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो इस चार्ज के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में मान लीजिए एक पॉइंट पी है यहाँ पर। इस पॉइंट पी पर इस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसकी तीव्रता है कितनी। इसके लिए क्या काम करेंगे, यहाँ पर हम धन परीक्षण आवेश Q0 ले आकर रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे, जिस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। पॉइंट P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, पता लगाना है। तो पॉइंट P पर हम प्लस Q0 यानी धन परीक्षण आवेश रख देंगे। और धन परीक्षण आवेश पर जितना बल लगेगा और उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, अर्थात E बराबर F बटे Q नॉट। तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे, किसी चार्ज के कारण, किसी आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में रखे गए धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अर्थात एकांक आवेश पर जितना फोर्स लग रहा है, फोर्स कैसे लगेगा, कूलाम के नियमानुसार। ये चार्ज प्लस Q और ये दूसरा चार्ज Q0 है, दोनों के बीच जितनी डिस्टेंस रहेगी तो कूलाम के नियमानुसार F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 माने Q0 अपॉन R स्क्वायर। इस फार्मूले के अनुसार जितना फोर्स लग रहा है वो फोर्स और परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज के मान के जो रेशियो की वैल्यू होगी वो इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रदर्शित करेगी। ये देख रहे हैं आप, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, यहाँ केवल परिमाण लिखा गया। अगर इस पर हम तीर का निशान यानी एरो लगा दें तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है E इक्वल टू F अपॉन Q0।
अगर एरो लगा है तो वेक्टर फॉर्म है, अगर एरो नहीं लिखा है इसका मतलब दोनों साइड में राशियों के परिमाण लिखे गए हैं। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी बच्चों। इसका मात्रक क्या बनेगा? बल का मात्रक न्यूटन और चार्ज का मात्रक कूलम। तो न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बनता है। आगे आप एक दूसरा मात्रक अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। तो न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी कैसे कैलकुलेशन करेंगे? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मान लिया ये कोई आवेश है, प्लस क्यू। इस आवेश के चारों ओर इसका क्षेत्र होगा, जहां तक कि अन्य आवेश वैद्युत बल का एक्सपीरियंस यानी अनुभव करेगा। तो इस आवेश के कारण इससे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में इस चार्ज क्यू से r दूरी पर एक पॉइंट P है। r डिस्टेंस पर क्या है? एक पॉइंट है। इस पॉइंट पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कैलकुलेशन करनी है। कितनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर? इसका पता लगाने के लिए क्या काम करेंगे? यहाँ हम धन परीक्षण आवेश Q0 को ले आएंगे। तो पहला वाले आवेश के कारण बिंदु P पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का मान कूलम के नियमानुसार F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0/r²। इतना पर लगेगा। ये तो बल मिला। अब हमको यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q0। यही फार्मूला भी आपने पढ़ा। तो F की वैल्यू यहाँ से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0/r²। ये तो F की वैल्यू मिली। Q0 से भाग दे देंगे यहाँ, तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। आपको लास्ट में रिजल्ट मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। ये आपको इस चार्ज पहले वाले के कारण उससे r डिस्टेंस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिली। अगर चार्जेस Q कूलम में लिखे जाए और दूरी मीटर में लिखी जाए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम मिलेगा। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया और ये फार्मूला हो गया। अब बच्चों हम आप लोगों को इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताएंगे।
वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है इसके बारे में आप जानिए थोड़ा सा। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? अगर दो चार्ज जिनकी क्वांटिटी समान हो, परिमाण समान हो और उनके बीच का डिस्टेंस, बीच का गैप बहुत कम हो, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, दोनों चार्ज बहुत पास पास रखे हों, माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर के रेंज में हों, -7 -8, इस तरह से बहुत सूक्ष्म दूरी के अंतर्गत दोनों आवेश रखे गए हैं और दोनों आवेशों की वैल्यू जो है वो एक समान होनी चाहिए और नेचर अपोजिट होना चाहिए। तो ये जो सिस्टम बनता है, जो निकाय बनता है, उसे वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। जैसे HCl मॉलिक्यूल्स है, HCl का अणु है, उसमें हाइड्रोजन एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और Cl ये नेगेटिव चार्ज है। ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस में रखे होते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जांपल बनता है। तो इसको बच्चों कैसे डिफाइन किया जाएगा कि अगर दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो उस निकाय को, उस सिस्टम को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव में गणना की जाती है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, किसी एक चार्ज की वैल्यू और दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। तो ये सुविधा के अनुसार हमको दोनों चार्जों के बीच की आधी दूरी की जरूरत कभी कभी पड़ती है, इसलिए सुविधा की दृष्टि से इसको हम 2L मानते हैं। जो अल्प दूरी है उसको कितना माना? 2L। मान लिया पहला चार्ज A पर है, दूसरा चार्ज पॉइंट B पर है। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण माइनस Q चार्ज से प्लस Q चार्ज की ओर होता है। ये तीर हमने इधर बना दिया, इसका मतलब इसको हम माइनस कर दें, इसको प्लस कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इधर प्लस करेंगे, इधर माइनस, तो तीर हमको इधर लगाना पड़ेगा। तो वैद्युत द्विध्रुव बच्चों समझा, दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो तो उस सिस्टम को वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। ये माइनस Q, ये प्लस Q, दोनों के बीच का गैप 2L मान लिया गया है। तो ये पूरा वैद्युत द्विध्रुव बना। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है? किसी एक आवेश की वैल्यू, मान लो एक आवेश की वैल्यू Q और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ये एक वेक्टर राशि है। तो वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? वेक्टर P इक्वल टू Q
2Q कर दिया, 2 और Q ये स्केलर क्वांटिटी थी, इसको इधर लिख दिया। उसके बाद यल का डायरेक्शन देख रहे हैं आप, -Q से +Q। जो यल का डायरेक्शन है लेंथ का, वही वैद्युत ध्रुव के आघूर्ण P का डायरेक्शन हुआ। यानी वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण P का डायरेक्शन -Q चार्ज से +Q चार्ज की ओर होता है। इसकी यूनिट कूलाम इंटू मीटर। ये साफ साफ है, आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर। 2 शुद्ध संख्या है, उसका कोई मात्रक नहीं, तो कूलाम इंटू मीटर ये वैद्युत ध्रुव के आघूर्ण का मात्रक हुआ। अब बात आती है वैद्युत ध्रुव के आघूर्ण, वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये 2-3 कंडीशन में निकाली जाती है, एक्सियल पोजीशन में, ब्रॉडसाइड पोजीशन में, और एट एनी पोजीशन, माने किसी भी स्थिति में। उसको बच्चों हम अपने अगले वीडियो में आप लोगों को समझाएंगे। धन्यवाद।